हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पेन और पेंसिल और बुक लेके बैठ जाइए और कमर कस लीजिए। 10 मिनट का वीडियो रहेगा कम से कम, और इस 10 वीडियो में आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है हिस्ट्री का, सोशल साइंस के हिस्ट्री का। ओके, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली एग्जाम्स में आते हैं, जो टॉपिक है वो रिपीट होते हैं, तो वो सारे रिपीट टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आप उस टॉपिक को ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे सोशल साइंस में। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किया है तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मिलती रहे। ओके, तो आई होप आपने पेन और बुक तो ले ही ली होगी। तो हिस्ट्री में इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, जो कि बार बार रिपीट होते हैं ना। अपने मन से मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को लगेगा कि मन से बता रही हूँ। पीवाईक्यू मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और वहीं से जो टॉपिक रिपीट हो रहा है उसी टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ऐसे ही मैंने ज्योग्राफी का भी बनाया था, जो कि मैंने सेंड कर दिया है, जिसने नहीं देखा है जाकर देख सकता है। और आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आई हूँ हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट वन जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवाया है, तो मुझे अब पूरे अच्छे तरीके से नॉलेज हो चुका है। ओके, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में आता है, मतलब कि पांडुलिपिया जो है कौन लिखवाया करता था, पांडुलिपिया के बारे में कौन सा कथन सही है, पांडुलिपिया किसके ऊपर लिखा जाता था, पता होगा ना आप लोगों को। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो किस में लिखते हैं, जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उसमें लिखा जाता था। और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो पत्थरों पर लिखा जाता था। ओके, लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या होता था कि जो भी आने वाली जनरेशन है वो याद रखे कि जो हमारे किंग है उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। ओके, सेकेंड वन है हड़प्पन साइट। तो हिस्ट्री अगर एग्जाम दे रहे हैं और हड़प्पा के बारे में नहीं आएगा, मोहनजोदाड़ो के बारे में नहीं आएगा, तो फिर क्या ही आएगा, राइट। तो हड़प्पन जो टॉपिक है, हड़प्पन साइट्स कहाँ कहाँ पाए गए थे, सबसे ज्यादा जो है हड़प्पन साइट कौन से एरिया में पाया गया था, कौन से स्टेट में पाया गया था, वो ऐसे क्वेश्चंस हड़प्पन साइट्स के बारे में आता है। ओके, 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है ये, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है समाज सुधारक के बारे में आता है, कि जिस प्रकार से हमारे समाज में पहले प्रॉब्लम थी तो उन प्रॉब्लम को किसने किसने सॉल्व किया। ठीक है, उसमें से भी 2 लोगों के बारे में आता है, एक है पेरियार, दूसरा है घासीदास। ओके, राजा राम मोहन रॉय भी हैं, पर उनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मेरे हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बट आप राजा राम मोहन राय भी ऐड कर सकते हो, शायद आ जाए। बट पेरियार एंड घासीदास वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में आया है कि पेरियार ने कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग उन्होंने सुधार किया था। ठीक है, या फिर जो घासीदास है उन्होंने कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग सुधार किया था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है और टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर नजर डालिएगा इन दोनों टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। जो टॉपिक में यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, एक नजर, मतलब एक बार अगर आप रफली भी पढ़ लेते हो ना, तो डेफिनेटली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने तो ये कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप एक बार भी पढ़ते हो ना तो बहुत इनफ हो जाएगा आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका रट्टा ही मार लीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिए इन सारे टॉपिक के बारे में। ओके, नेक्स्ट वन जो है वो है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा, अकबरनामा 2 टाइप का अकबरनामा है। ठीक है, तो वो किसने लिखा है, अकबरनामा में किसके बारे में चर्चा हुई है, अकबरनामा के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये भी आता है। तो गलत वाला कब फाइंड आउट कर पाओगे, जब आपको सही वाला पता होगा। यस और नो, तो अकबरनामा के बारे में आपको पढ़ना है, यह 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, तो ये सारा मुझे पता इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन करवाया हुआ है, और मैं स्कूल में खुद एक टीचर हूं, तो मैं स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे
पूरा एक एक टॉपिक याद हो चुका है, कहाँ कहाँ पे कौन से चैप्टर का दिया हुआ है। ठीक है, तो अकबरनामा जो है वो 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में का कौन सा कथन गलत है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में कौन सा कथन सही है, ये सारे क्वेश्चंस इसके बारे में आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है, ये 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था कि अगर कोई रानी है या कोई राजा है, उसके पास खुद की कोई संतान नहीं है, तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स के नाम कर देगी। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना, तो उन्होंने बोला था कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, और उसके लिए फिर उन्होंने लड़ाई की थी। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ब्रिटिशर्स लेके आए थे कि अगर किसी रानी के पास खुद की संतान नहीं है, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके पास भी खुद की उनकी संतान वो नहीं थी, जिसको लेके वो पीठ पे लेके लड़ाई कर थी, उनकी खुद की संतान नहीं थी, इसलिए उनको युद्ध करना पड़ा था ब्रिटिशर्स के साथ में। ठीक है, उन्होंने बोला था कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, तो वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और भी बहुत कुछ दिया है, डिटेल में पढ़ना है आपको तो आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही एक्सप्लेन कर दूं तो कमेंट में बताना पड़ेगा, और ढेर सारे लाइक कमेंट शेयर लाने पड़ेंगे, सब्सक्राइबर्स लाने पड़ेंगे। ओके, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ज्येष्ठाधिकार। पेन पकड़े हो ना आप लोग, जल्दी से लिखो यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया ना, लिखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ज्येष्ठाधिकार टॉपिक बहुत बार आया हुआ है, मैंने इसके पहले भी अगर एक वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, उसमें भी मैंने इसको ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक वीडियोस में ये हर एक पीवाईक्यू में देखने को मिलता है, सिर्फ थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं। अगर फर्स्ट समझ लो 2019 में दिया है ज्येष्ठाधिकार क्या होता है, तो 2020 में दिया है ज्येष्ठाधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है, 2021 में दिया है ज्येष्ठाधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है, ज्येष्ठाधिकार होता क्या है, ज्येष्ठाधिकार क्या मुगल लोग ज्येष्ठाधिकार का पालन करते थे, ऐसा भी दिया हुआ है। तो आपको टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता दिया मैंने आप लोगों को ज्येष्ठाधिकार। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ज्येष्ठाधिकार के बारे में। ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है ज्येष्ठ पुत्र, मतलब सबसे बड़ा पुत्र को अधिकार देना। तो ये जो ज्येष्ठाधिकार है वो हमारे हिंदू में लागू होता था पहले, अब तो इक्वली हम लोग सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। बट पहले के जो किंग लोग हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, सारी प्रॉपर्टी जो राजा होगा ना, राजा का पहला बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ओके, बाकी सारे उनके सोल्जर, मतलब जो भी रहेंगे, जो सेकंड भाई है, थर्ड भाई है, तो वो उनके हेल्पर्स रहेंगे, बट ज्येष्ठ भाई जो होगा वो मेन अधिकारी रहेगा। ओके, और जो मुगल होते थे वो ज्येष्ठाधिकार का पालन नहीं करते थे, वो लोग अपने प्रॉपर्टी को इक्वली सारे भाइयों में बांट देते थे। अगर समझ लो मुगल लोग हैं, तो मुगल के पास 4 स्टेट्स है ना, अगर 4 स्टेट है कैप्चर किया हुआ है और 4 बेटे हैं, तो एक एक को चारों स्टेट्स वो दे देंगे। ओके, तो मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार का पालन नहीं किया करते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, आप हमें टॉपिक भी एक्सप्लेन किया करो, तो मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज नर्मदा वैली के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। नर्मदा वैली में सबसे पहले क्या पाया गया था, नर्मदा वैली जो है किस चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पे ना नर्मदा जो वैली है वो उसमें हंटिंग सबसे पहले किया गया था। हंटिंग गैदरिंग मतलब कि लोग जो है ना हंट करके मतलब जानवरों को खाते थे। ओके, तो नर्मदा वैली एंड गंगा वैली जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, पता है ना आपको, 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले से ही जो लोग हैं गंगा वैली के आसपास में रहना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये बातें पता होनी चाहिए। ये दोनों टॉपिक जो है वो 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है, ज्येष्ठाधिकार 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, टोटल 14 to 15 टॉपिक है यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अच्छी लग रही है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट 9th वन, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में भी आता है कि मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ पाया गया था। मोहनजोदाड़ो के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है,
आजकल तो देखो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ऐसे ही आ रहे हैं कि कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन सही है। तो उसके लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जान सकते हैं कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन सही है। ओके, नेक्स्ट वन जो होता है ये टॉपिक है जमींदार। जमींदार क्या होता है? मुगलों के राज में जमींदार कौन हुआ करते थे? ओके, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है। सूबेदार कौन हुआ करते थे? सूबेदार कौन है? मुगल के टाइम पे सूबेदारों को कौन सी जिम्मेदारियां दी जाती थी? मुगल के टाइम पे जमींदारों को कौन सी जिम्मेदारियां दी जाती थी? ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वन है ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले के बारे में भी आता है, क्योंकि ज्योतिराव फूले भी एक समाज सुधारक है, तो इनका नाम तो यही आना चाहिए था, मैंने अलग से लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बाद में दिखा होगा। ओके, तो ज्योतिराव फूले के बारे में भी हर एक एग्जाम, मतलब कि समाज सुधारक के बारे में एक ना एक तो आता ही। तो या तो आपको पेरियार देखने को मिलेगा, या तो घासीदास एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो फिर ज्योतिराव फूले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको समाज सुधारक के बारे में अच्छे से पढ़ना ही होगा अगर आप सोशल साइंस में अच्छा मार्क्स लेके आना चाहते हैं, क्योंकि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है अगर उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं ना तो फिर बाकी सारा दाल चावल है आपके लिए, क्योंकि सीडी पे भी इजी होता है, हिंदी इंग्लिश भी पैराग्राफ से ढूंढ के ही करना होता है, तो इजी ही है। ठीक है, तो ये आप सोशल साइंस थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, 1 महीने का टाइम है, दिन रात एक कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली आप सीटेट को क्रैक करेंगे। ओके, एंड डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मुझे एक मैसेज आया था कि मैम मैं 4 बार मैंने अटेम्प्ट किया है, 4 बार मैं फेल हो चुकी हूँ और लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत सुनाते हैं। तो देखिए इसमें डीमोटिवेट होने जैसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं ना उल्टा पुल्टा, उनको इग्नोर करना सीखो। आप इग्नोर करो और अपने करियर पे फोकस करो कि मुझे क्या करना है। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर होगा, क्योंकि दुख के बाद सुख, रात के बाद दिन आता ही है। ओके, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मोटिवेट करें। आप किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं उस प्रकार से मोटिवेट करें। ओके, और पढ़ाई करें अच्छे से। इतना भी हार्ड एग्जाम वो नहीं होता है, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे आप तो डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। ओके, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं मानती हूँ और अब मैं हूं भी नहीं। ओके, तो मैं भी हार्ड वर्किंग टाइप की हूँ। ओके, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मैं हार्ड वर्किंग टाइप की हूँ। तो मैंने भी सुना है उल्टा पुल्टा कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हो। ओके, तो सब सारी चीजों को इग्नोर ही करना पड़ता है, तभी हम आगे में जीवन में लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जहां है वहीं रह जाएंगे, टेंशन में अपना ही लॉस करने वाले हैं और कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना सोचे कि आज मेरी जिंदगी में रात है, एक दिन दिन जरूर आएगा, एक दिन सूरज मेरी जिंदगी में जरूर उगेगा। सिर्फ इतना याद रखिए, अपने आप एक मोटिवेशन आएगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट मैप किसने बनाया था? ये 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट मैप किसने बनाया था? फर्स्ट मैप जो है ना तो उल्टा बनाया गया था। हमारा जो नॉर्मली मैप जो है ऐसा होता है ना, ट्राइंगल टाइप का नीचे का, तो ये मैप ऐसा कुछ बनाया गया था। ओके, तो ये किसने बनाया था, उसके बारे में कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो है, लास्ट वन, 14th वन, बरियल्स के बारे में। मतलब कि जो लोग पहले के जमाने में मर जाया करते थे उनको जमीन में दफन किया जाता था। ठीक है, और उनके साथ बहुत सारे खाने पीने के सामान, और इसके बाद अगर वो आदमी है, सोल्जर है, तो तलवार रखते थे उसके साथ में, खाने के लिए बकरी भी रखते थे अगर वो नॉनवेज है तो। ओके, मटका भी रखते थे। तो जब हिस्टोरियंस ने सर्च किया तो उन्हें वो ढूंढने में प्रॉब्लम हो कि लड़के का बॉडी है, स्केलेटन है, या फिर लड़की का स्केलेटन है। ठीक है, तो लड़की के स्केलेटन को, मतलब लड़की के ढांचे को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो भी वीमेन्स होती है ना, उनकी बॉडी एज कम्पेयर टू मैन थोड़ी चौड़ी होती है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि वो लेडी की ढांचा है और जो मैन का ढांचा होता है वो पतला होता है। ठीक है, क्योंकि जो वीमेन होती है वो बेबी बोन के बाद जो उनका बॉडी होता है, स्पेशली जो कमर वमर होता है ना, वो चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ की जो हड्डियां होती है चौड़ी हो जाती है, जिसके वजह से उन्होंने पता लगाया कि अगर
जो हड्डियां का ढांचा जो है कमर से चौड़ा है मतलब वो विमेन है, और अगर पतला है तो वो मैन है। ओके, तो कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ये हिस्ट्री का है, 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है एंड बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी है। तो एक बार नजर जरूर डाल दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 15 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं, ये यहीं पे खत्म होता है। कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से मैं 1 बाय 1 इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी। तो अगर आप भी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का मजा लेना चाहते हैं, उसे याद करना चाहते हैं इजीली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।